क्या कह रहे थे आप? प्रेम जी ने महेंद्र सिंह की तरफ मुड़ते हुए पूछा। आप बे वजह ही बच्चों को बोल रहे हैं। बच्चों ने कोई गलती नहीं की है। कभी कभी का इसी को आईना दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना खुद की नज़र में उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। चाहे वो गोबर ही क्यों ना हो। गोबर को देखकर जब हम रास्ता बचाकर चलते हैं, तो अगर गोबर को मान हो जाए कि वो इम्पोर्टेंट है, तो ये गलती तो गोबर की है ना। ऐसे में तेज धार पाइप लगाकर उसे वहां से साफ कर देना चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी औकात पानी में घुल जाने की है। वह कुछ नहीं करेगा भाई साहब। इस समय उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हुई है, और उसी में वह धमकी देकर गया है। आप निश्चिंत रहिए, हम उसे संभलने का मौका ही नहीं देंगे कि वह कुछ कर सके। महेंद्र सिंह राणा ने कहा। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं क्या बोलूं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वह कैसा आदमी है। कैसा क्या आदमी है? एक नंबर का घटिया चालबाज आदमी है। सीधी लड़ाई लड़ना नहीं आता, नीचता की सारी हदें पार कर चुका है। और क्या है, मैं तो इसको आदमी की कैटेगरी में भी नहीं रखता। दानव और जानवर भी इससे ज्यादा अच्छे हैं। महेंद्र सिंह एक एक करके प्रतीक इन सिसोदिया की क्वालिटी गिन रहे थे। लेकिन इससे डरता कौन है? डरता तो मैं इससे पहले भी नहीं था। बस वही बात थी कि काले नाग ने अपने छिपने के लिए इंद्र का सिंहासन चुना था। वैसे में अगर इस नाग को आहुति के लिए बुलाया जाता, तो सिंहासन खींच कर लेता था, और यही मुझे मंजूर नहीं हो रहा था। महेंद्र सिंह राणा ने साहे की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब वह प्रोटेक्टिव शील्ड इसके सर पर से हट गई है। अब तो इसे खाक करते हुए मुझे सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। और आप करना क्या चाहते हैं? सत्यम ने पूछा। समय से पहले अपने पत्ते नहीं खोलने चाहिए। अंतिम दांव में भी बाजी पलटने का खतरा बना रहता है। जिस तरह से आप लोगों ने एक पूरा टीम वर्क करके आज सिसोदिया को यहां पर पिछड़ा है, सिसोदिया का पता भी नहीं चला, उसके पैरों के नीचे की जमीन चली गई। वैसे ही मैंने भी कुछ कर रखा है, जो घर जाते ही इसको तोहफे में मिलेगा। हाँ, लेकिन वो तो बताइए कि वो तोहफा क्या है? प्रेम जी ने पूछा। तोहफा? कैसा तोहफा? अमरिंदर जी वापस आते हुए बोले। साफ ऐसा लग रहा था जैसे कि तोहफा शब्द से वह बुरी तरह से उलझे थे या फिर परेशान हुए थे। वही तोहफा जो कि आज सिसोदिया को हमारी तरफ से प्रेम भेंट के रूप में मिलने वाला है। बोलते हुए महेंद्र सिंह थोड़े तीखे से मुस्कुराए। मैंने पहले ही कुछ लोगों से बात कर रखी थी, जो कि इसकी कंपनी के 26% के शेयर होल्डर है, और 14% शेयर छुटपुट इसके मेरे आदम ईओ के पास है। कुल मिलाकर 40% शेयर कल सुबह तक इसके लुढ़क जाएंगे, और जब 40% इसके हाथों से निकल आएगा, तो बाकी बचे हुए 20% की हिस्सेदारी में जो अग्रवाल और जिंदल है, यह निश्चित थी इसका था छोड़कर भाग खड़े होंगे, या तो रातों रात अपने शेयर वैल्यू काम होने पर डैम में बेच डालेंगे, जिनको खरीदने के लिए मैं पहले से ही तैयार बैठा हूं। फिर तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब यह राणा के साथ काम नहीं कर पाएगा। राणा अंपायर तो पहले से इसके हाथ से निकल गया, और अब इसकी पर्सनल कंपनी भी डूब जाएगी। सत्यम ने एक आश्चर्यजनक आवाज के साथ खुश होते हुए कहा। हाँ, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बिना सोचे हमसे कहिए। मैं मुंह मांगे दाम पर खरीदने के लिए तैयार हूं, साहिर ने कहा। मैं भी तैयार हूं। अगर इससे फायदा ना हो तो नुकसान होने की भी संभावना नहीं रहेगी। रास्ते के पत्थर हटाने में समय तो लगता ही है, जिसमें कि श्रम और समय दोनों ही बर्बाद होते हैं, लेकिन आगे का रास्ता सुगम हो जाता है। बस वही समझ लेंगे, सत्यम बोला। महेंद्र सिंह राणा मुस्कुरा दिए। फिर तो बैठकर अपने सर के बाल उखाड़ने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचने वाला, क्योंकि मैंने पता किया है कि अग्रवाल को अगर अपने शेयर्स के दाम मार्केट से ज्यादा मिलेंगे, तो पहले ही इनको बेचने के लिए तैयार है। अपने आदमी से बात करता हूं और सोच रहा हूं कि लगे हाथ इसको ऑफर दे ही डालूं। महेंद्र सिंह राणा ने कहा। आपने तो लगता है जैसे कि सारा होमवर्क पहले से ही कर रखा है। सबने उनकी तरफ देखा। मैं तो बहुत दिनों से इसको एक बड़ी छूट देने के मन में था। यह जो इसने जो छूट हमें दी है, उस छूट की एवज में चाहे इसे कितनी भी बड़ी छूट दी जाए, वह सब कम है। अच्छा ठीक है, तब मैं निकलता हूं।
जैसे उधर से कोई रिस्पॉन्स आता है तय। ओ, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, महेंद्र जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जी, यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमरिंदर जी भी मुस्कुराए। कल जिंदगी और साहिर सा के आने से घर में सबको बहुत अच्छा लगा। बापू सा था, वो बहुत खुश हुए। कभी आप और प्रेम भाई भी हमारी कुटिया में भी पधारिए। बापू सा बोल रहे थे कि काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए। महेंद्र जी ने प्रेम जी की तरफ देखा। बात तो सही है, पहले तो कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम में उनके दर्शन हो जाते थे, लेकिन जब से उन्होंने ये आना जान आ भी छोड़ा है, मिलने का मौका ही नहीं हो पाया। प्रेम ने सर हिलाया। और आपसे मिले तो जमाना हो गया। महेंद्र सिंह ने अमरिंदर सिंह की तरफ देखा। होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अमरिंदर सिंह ने सर झुका लिया। चिंता मत करिए राणा सा, हम आ रहे हैं। बिटिया की शादी तय हो गई है, आने की तैयारी रखेगा, न्योता लेकर पहुंचते हैं। प्रेम जी बोले। पूर्वी के बारे में जानबूझकर किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह महेंद्र सिंह राणा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, आप मौका दीजिए, हम जरूर पहुंचेंगे। महेंद्र सिंह राणा के निकलते ही साहिर ने सबको घर चलने के लिए कहा। नहीं, अब हमें यहाँ से प्रतापगढ़ निकलने दो। अमरिंदर जी के कुछ कहने से पहले ही प्रेम ने कहा, काको सा, ठंड का मौसम है, यहीं पर 6:30 गए हैं, अंधेरा गिरा रहा है, घर पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाएगी। साहिर बोला। अरे वहां तो ऑलरेडी रात मच चुकी है, अमला आ गई है। अमरिंदर जी बोले। प्रेम की नजरों से अमरिंदर जी समझ चुके थे कि अमला के आने की खबरों को भी लग गई है, और उसके आने का मतलब है कि प्रतापगढ़ पैलेस में आंधी तूफान सुनामी सबका एक साथ आना। सबके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया, जो कि बहुत ही परेशान करने वाला था। सत्यम इन लोगों के चेहरों के रंग को देख रहा था। क्या कोई बात है क्या जो मुझे नहीं पता? अपने मन में वो सोच रहा था, लेकिन इन लोगों की बेचैनी देखकर कुछ पूछना भी सही नहीं समझा था। वैसे भी घर पहुंचने पर तो सब पता चल ही जाना था, लेकिन उसको क्या पता था कि अब तक उसे कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो फिर देरी करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग निकलिए, साहिर ने कहा। हाँ, और आप भी सीधे घर के लिए न निकलिए, बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं, और घर पहुंचकर फोन कर दीजिएगा। फिलहाल में 1 सप्ताह तक तो बहुत सतर्क रहना है, हो सके तो बेवजह की आउटिंग से बचना। जिंदगी को लेकर कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अर्जुन को आपके पास भेज दे रहा हूं, वह साथ रहेगा तो मैं निश्चिंत रहूंगा। प्रेम ने एक साथ में न जाने कितने हिदायत साहिर को दे डाले। साहिर के चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट आ गई। इस तरह से मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। गलत नहीं कह रहा मैं, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। चोट खाया हुआ सांप बहुत खतरनाक होता है, और उसमें भी इससे कुछ सोचना समझना नहीं है, पर हमें आगे पीछे सब देखना और समझना है, प्रेम ने कहा। साहिर ने सर हिला दिया। इन लोगों को प्रतापगढ़ बटा के लिए भेजकर साहिर अपनी गाड़ी में बैठा और उसने फोन लगा दिया। क्या वह सारी टेस्ट हो गए? साहिर ने डॉक्टर से पूछा। एक तो आज दिन भर उसे फुर्सत नहीं मिली थी, डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट ले रखी थी। टाइम निकल जाने पर जिंदगी के लिए उसने घर में ही डॉक्टर की टीम बुला रखी थी, ताकि घरवालों के कोर्ट से लौट कर आने से पहले जिंदगी के टेस्ट हो जाए। सर, बीपी कुछ लो है और मैडम ब्लड सैंपल नहीं दे रही हैं, फोन दो उसको, साहिर ने अपने आदमी से कहा। गुस्से में भरी हुई जिंदगी उसका फोन भी नहीं पकड़ रही थी। जिंदगी, साहिर ने हल्के गुस्से से कहा। साहिर की गुस्से से भरी हुई आवाज सुनकर ही जिंदगी सूखे पत्ते की तरह कांप गई। यह क्या बेवकूफी है, बार बार तबीयत खराब हो रही है, ब्लड सैंपल नहीं दोगी तो पता कैसे चलेगा? राणा सा, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। जिंदगी मिनमिनाई। ये कोई इंजेक्शन नहीं है, ब्लड सैंपल लेने के लिए थोड़ा सा ब्लड लेंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि ये सब कुछ छोटी माँ सा से बता दूं? फिर सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। साहिर के सवाल पर जिंदगी कुछ नहीं बोली। और सुनो, कोई काम मत करना, चुपचाप आराम करना। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मेड को बोलना कुछ भी बना देगी, साहिर ने कहा। वह तो कुछ भी बना देगी, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं खा सकेंगे, जिंदगी में तुनकते हुए जवाब दिया। अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं मैं आपको। और वो कब से?
राणा सा के दिल में जिज्ञासा उठी। शुरू से ही अभी अभी जो मम्मी से मेरी शिकायत करने की बात हो रही है ना, वह तो बाद में होगी। तुरंत फोन घुमा देंगे कि छोटी मासा, आज आपकी बेटी ने खाने में कुछ भी बनाकर रख दिया है। जिंदगी साहिर की नकल उतारते हुए बोली। और ऐसा मैंने कब किया है? साहिर ने पूछा। किया नहीं है इसलिए क्योंकि आपको मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो आप वह भी कर गुजरते। जिंदगी का गुस्सा बिल्कुल हाई लेवल पर था। ठीक है, जब मौका मिलेगा तब देखा जाएगा कि क्या करना है। अभी जो मौका मिला है उस काम को करने दो। चुपचाप आराम करो और कोई काम को हाथ मत लगाना। साहिर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। आप लोग लौट कर आ रहे हैं ना? जिंदगी ने मुंह बनाते हुए पूछा। साहिर का केवल खाना होता तो वह सच में छोड़ देती ही आज, लेकिन काकोसा और सत्यम भी थे, उनके लिए तो करना ही था। आप लोग नहीं, केवल आप, यानी कि मैं लौट कर आ रहा हूं। और बाकी सब? जिंदगी की आंखें छोटी हुई। घर से कॉल आ गया था तो प्रेम काकोसा, अमरिंदर काकोसा और सत्यम के साथ घर के लिए निकल गए हैं। इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी खा लूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का मन नहीं है तो अपने लिए ऑर्डर करके बनवा ला। एना, तुम जो अपने लिए बनाओगी वही मैं भी खा लूंगा। साहिल ने आराम से जवाब दिया। ठीक है। छोटा सा जवाब देकर जिंदगी ने फोन रख दिया। साहिर ने बेहद अफसोस के साथ सर हिला। या कुछ नहीं हो सकता है इस लड़की का? थोड़ा सा सैंपल के लिए, ब्लड देने के लिए क्यों कह दिया है? रानी सा का मिजाज इतना गर्म हुआ है कि उसी पर रोटी सिंक जाएगी। गर्म तब ए पर पड़ती हुई पानी की बूंद की तरह छनक रही हैं। अब भगवान जाने मौसम में मिजाज क्या है, अब तो घर जाकर ही पता चलेगा। साहिर ने गाड़ी स्टार्ट करके रास्त ए पर डाल दी थी। जिस गाड़ी से आए थे वह प्रेम जी की स्पेशल थार थी। उन लोगों के जाने के बाद साहिर ने अपनी गाड़ी मंगवा ली थी। घर जाने को सोचा था, इसलिए खुद ड्राइव कर रहा था। अचानक से गाड़ी चलाते वक्त उसके दिमाग में महेंद्र सिंह राणा से हुई बात चलने लगी। वह एक एक करके उनकी बातों पर सोचने लगा। बात तो यह सही कह रहे हैं, डूबने वाले नाव की सवारी कोई करना नहीं चाहता, और अगर पहले से पता चल जाए कि नाव डूब जाएगी तो सब के सब सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगते हैं। पर सबसे पहले चूहे भागते हैं, वही चूहे जिन्होंने नाव में वह छेद कर रखा होता है जिसकी वजह से नाव में पानी भर रहा होता है। तो क्यों न इस बार इन चूहों को ऐसे चूहेदानी में फंसाया जाए जिससे कि यह तो समझेंगे कि यह पानी से निकालकर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, पर ऐसी जगह पर फंस कर रह जाए जहां की जाल भी ना काट सके। यह काम बिल्कुल सही रहेगा। जब इस नाव को डुबाना ही है तो क्यों नहीं इसका सारा बोझ हल्का कर लिया जाए। न जाने दिमाग में ऐसा कौन सा प्लान क्लिक हुआ था कि तुरंत ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग लेने के लिए उसने अपने असिस्टेंट से कह दिया। आनन फानन में मीटिंग की तैयारी हुई और राणा अंपायर के सारे बड़े अफसर को ऑफिस में ही रोक लिया आ गया। 6th फ्लोर का हिस्सा केवल राणा के एम्प्लॉइज और उनकी मीटिंग के लिए था। वहां पर किसी भी बाहरी कंपनी या फिर उसके सहयोगी कंपनी को भी मीटिंग हॉल में आने की आज तक की इजाजत नहीं मिली थी, और इस टाइम घर जाने का इरादा कैंसिल कर साहिर मीटिंग में मौजूद था। साहिर के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह सिसोदिया के सहयोगियों को तोड़कर उसे झटका दिया जाए। यह कोई आसान काम नहीं था, पर साहिर अब इसी काम में लग गया था और अपने ऑफिसरों से इसके बारे में सलाह ले रहा था। और उसको क्या पता था कि सिसोदिया का पहला प्लान उसके घर को तोड़ने का था, और जिसको पूरा करने के लिए अमला पहुंच चुकी थी। सबसे पहले उसके गुस्से का इकार जितेंद्र जी बने थे। अच्छी तरह से जानती हूं कि यह सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है। बंटवारे के समय हमें इस पैलेस और प्रतापगढ़ से निकलवाने वाले भी तुम ही थे, क्योंकि हमारे होते तुम्हारी दाल नहीं गल पा रही थी। क्या सीखा पढ़ा रखा है सबको, बोलते क्यों नहीं हो? ऑफिस से जितेंद्र जी अर्जुन के साथ लौटे ही थे कि अमला ने दरवाजे पर ही उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वह तो बिल्कुल हकधक रह गए थे। आज तक राणा परिवार के किसी भी सदस्य को पलटकर जवाब नहीं दिया था तो अमला को क्या देते, और उसमें भी वह एक औरत थी। वो अपनी लिमिट भूल चुकी थी, लेकिन जितेंद्र जी नहीं। अरे, अपनी बेटी को इस महल की रानी बनाकर भी सब्र नहीं आया, जो मेरे बेटे के लिए मौत की दुआ कर रहे हो। अमला के अंदर बिल्कुल सब्र नहीं था और वह अब इल्जाम लगाने पर आ गई थी।
अब न जाने इस झगड़े का क्या अंजाम होने वाला था। रात के करीब 10 बजे साहिर ने अपनी गाड़ी घर की तरफ ली थी। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था, साहिर के दिमाग में अब कुछ थकान और कुछ आज दिन भर हो रही बातें चल रही थी। आज का दिन बहुत भागदौड़ डारा वाला बिता था, इतना जिसमें कि उसे खाने की भी फुर्सत नहीं लगी थी और अब बहुत जोरों की भूख लग रही थी। जिन लोगों को बाहर खाने की आदत नहीं होती, उन लोगों को भूख लगते ही घर की याद सताती है। और अब साहिर को घर पहुंचने की जल्दी थी। 1 घंटे पहले जिंदगी से उसकी बात हुई थी, जो कि उसके घर आने का समय पूछ रही थी। बस निकल रहा हूं, तुम खाना खा लो, मेरा इंतजार मत करना। मुझे आने में हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो जाए। यह कहा था, लेकिन उसके बाद जिंदगी का रिएक्शन बड़ा ही खतरनाक था। बीवी ने आधी बात सुनने के बाद फोन रख दिया था। उसके फोन रखने के अंदर से ही साहिर समझ गया था, ये जिंदगी नाराज हो चुकी है। गुस्से की वजह सही थी, अब तो इसको मानना ही पड़ेगा। यह एक अलग ही परेशानी थी। साहिर ने दोबारा फोन घर पर किया तो जिंदगी ने फोन ही नहीं उठाया। मजबूरन हाउस सुपरवाइजर को फोन करना पड़ा, तो उसने कहा कि मैडम कमरे में जा चुकी हैं और खाना भी नहीं खाया है। साहिर के दिमाग में उसकी तबीयत की खराबी घूम रही थी, और उसमें भी जब डॉक्टर को उसने घर पर बुलाया तो जिंदगी नखरे दिखा रही थी। वह बेचारा भी क्या करता, आज उसे जिंदगी को लेकर डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिला था, और जिंदगी को लेकर वह एक दिन की भी देरी या लापरवाही नहीं करना चाहता था, इसलिए डॉक्टर को खुद घर पर भेज दिया। डॉक्टर ने सैंपल लेने की बात की तो जिंदगी ब्लड सैंपल देने से इनकार कर रही थी, इसीलिए गुस्से में हल्के से डांट दिया। सोचा था कि घर जाकर मना लूंगा, तो समय ही नहीं मिल आया। एक तो ये लड़की पहले ही इतनी कमजोर हो गई है, और अब खाने पीने में भी नखरे दिखाने लगेगी तो हो गया कल्याण। खैर, अब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद छोटी मासा अच्छे से सब देख लेंगी। पर मैंने जिंदगी ध्यान अच्छे से नहीं रखा। जिंदगी जो मेरे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक काम का पूरा ध्यान रखती है, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। खिड़की से बाहर देखते हुए साहिर जिंदगी के बारे में ही लगातार सोचे जा रहा था। एक अफसोस, एक मलाल उसके चेहरे पर दिख रहा था। निकलने में ही 1 घंटा लग गया और अब तो मैडम का गुस्सा पूरे पिक पर होगा। जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरे घर पर इंतजार कर रही होगी। कितना सुखद एहसास था यह, कोई साहिर पूछता। लेकिन इस वक्त दिल में एक धड़का भी लगा हुआ था कि बीवी बहुत नाराज होगा, कहीं जाते झगड़ा ना शुरू कर दे। भगवान जाने अब तक जगी होगी या फिर सो गई होगी। साहिर ने रिलैक्स होकर पीछे सर टिकाते हुए सोचा। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। शरीर में अब कुछ करने की इच्छा नहीं बच रही थी। 1 महीने से जिस काम में लगा है हुआ था, अब उसका अंतिम पड़ाव आ चुका था। अब ऐसे में थक कर सोने के लिए भी समय नहीं था, और उसमें भी आज ऑफिस में जो अग्रवाल को तोड़ने का प्लान बना था, वो कामयाब हो जा था तब तो सिसोदिया की बर्बादी देखने में मजा आ जाता। पर इसमें भी अभी समय लगना था, इतनी आसानी से सब कुछ हो नहीं जाता। साहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी। धीरे धीरे घर नजदीक आ रहा था। पहले जब जानवी जी घर पर नहीं होती थी और जिंदगी को उसका खाने पर इंतजार करना होता था, तो वह इंतजार करते करते हाल में ही सो जाया करती थी। एक दिन तो इस तरह सोई थी कि तुरंत सोफे से गिर जाती। अगर वक्त रहते साहिर ने उसे थाम ना लिया होता। जिंदगी की हरकतें याद कर साहिर के होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे। कितना सुखद एहसास था कि घर में कोई तो है जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, और इस इंतजार में उसे खुद की भी खबर नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर पता था कि ये लड़की अब उसकी खबर लेने में कोई रहम नहीं करेगी। दरवाजे पर उतरकर साहिर घर की तरफ बढ़ा तो ड्राइवर गाड़ी को लेकर आगे बढ़ गया। साहिर को पूरी तरह से उम्मीद थी कि जिंदगी नीचे हॉल में ही या फिर डाइनिंग टेबल के पास ही उसका इंतजार करती हुई मिलेगी, पर हाल में पूरी तरह से शांति का साम्राज्य था। कहाँ चली गई है ये लड़की? साहिर ने जिंदगी की तलाश में किचन की तरफ देखा तो किचन का दरवाजा बाहर से बंद था। आज खाना भी नहीं मिलेगा क्या? साहिर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कहीं सो तो नहीं गई? दिल में सबसे पहला ख्याल यही आया था। अगर सो गई होगी तो मैं उसे जगाऊंगा नहीं, खुद ही कुछ बना लूंगा, या फिर जो बना हुआ रहेगा
वह खा लूंगा, लेकिन पहले फ्रेश हो लेता हूं। अपने मन में सोचकर धीरे धीरे वो अपने कमरे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। हालांकि लिफ्ट भी थी, जो कि जितेंद्र जी के कारण लगवाई गई थी, पर साहिर उसका उपयोग घर में तो बिल्कुल नहीं करता था। साहिर ने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रख मास्टर की उसने नीचे हॉल के दराज में से निकाल ली थी कि अगर जिंदगी दरवाजा लॉक करके सोए होगी तो उसकी नींद नहीं खराब करनी है। लेकिन हैंडल पर हल्के से हाथ रखते ही दरवाजा आराम से खुल गया। अंदर कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दरवाजे पर जो दिख रहा था उसको देखकर तो साहिर की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थी। हर खड़ूसी से खूबसूरत तेरी शाम करूं, अपना प्यार मैं सिर्फ तेरे नाम करूं, मिल जाए अगर दोबारा ये जिंदगी, हर बार मैं ये जिंदगी तेरे नाम करूं। ये जिंदगी मैं अपनी दुआओं का हर लम्हा, अपना हर एक सांस तेरे नाम करूं। जिंदगी तुम मेरी जिंदगी हो, क्या दिखा होता सोचकर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। खुश रहे ये, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।